हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में बल और न्यूटन की गति के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज हम इस टॉपिक में बल और उनके प्रकार, जड़त्व, संवेग, आवेग, न्यूटन के नियम, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे। बल क्या है? बल वह बाहरी कारक है जो किसी पिंड के रूप, आकार व स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बल वह बाहरी कारक है जो किसी पिंड के रूप, आकार व स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि सीजीएस मात्रक डायन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन। बल प्रकृति में अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, ध्रुवलनापीय बल और प्रबलनापीय बल। इतना आपको बल के बारे में याद रखना है। तो पहला प्रश्न है, बल सामान्यतः किसका गुणनफल होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। F = m × a, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है और a त्वरण है। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दूसरा प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तीसरा प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव हो सकता है? रुकी हुई वस्तु में गति आ सकती है, यह कथन सत्य है। गतिशील वस्तु को रोका जा सकता है, यह कथन भी सत्य है। वस्तु की आकृति परिवर्तित की जा सकती है, यह कथन भी सत्य है। अतः बल के द्वारा उपरोक्त तीनों कार्य किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चौथा प्रश्न, प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर है इसका डी। प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, नापकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबलनापीय बल और दुर्बलनापीय बल। यह 4 प्रकार के प्रकृति में मूलतः बल होते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, बल प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है। बल हमेशा पेयर में होता है। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे पैरों द्वारा पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है। यह पृथ्वी भी हमारे पैरों पर प्रतिक्रिया बल प्रदान करती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि बल पेयर में होता है, एक क्रिया बल और दूसरा प्रतिक्रिया बल। छठवां प्रश्न है, यदि किसी पिंड पर आरोपित बाहरी बल का मान 0 है, यदि किसी पिंड पर आरोपित बाहरी बल का मान 0 है तो पिंड अवश्य ही विराम अवस्था में होगा, यह हो सकता है। पिंड अवश्य गति अवस्था में होगा, यह कथन भी हो सकता है। उपरोक्त दोनों अवस्था में हो सकता है। इसका राइट आंसर सी, या तो गति अवस्था में या विराम अवस्था में। यदि किसी पिंड पर आरोपित बाहरी बल का मान 0 है, अर्थात उस पर 0 बल कार्य कर रहा है, तो वह विराम अवस्था में रहेगा या गति अवस्था, दोनों अवस्था में रह सकता है। आठवां प्रश्न, ऐसे बल जिन्हें वस्तुओं के बीच किसी प्रकार के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, उन बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, क्षेत्र बल। क्षेत्र बल में किन्हीं 2 वस्तुओं के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। क्षेत्र बल के उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और नापकीय बल हैं। संपर्क बल किसे कहते हैं? वह बल जिन्हें कार्य करने के लिए संपर्क की आवश्यकता होती है, संपर्क बल कहलाते हैं। संपर्क बल का उदाहरण क्या है?
घर्षण बल। संपर्क बल का उदाहरण घर्षण बल है। 9वां प्रश्न है, बल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, यह कथन सत्य है। बल सदिश राशि है, यह कथन भी सत्य है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, यह कथन सत्य है। बल का विमीय सूत्र ml t के ऊपर -2 की घात है, यह कथन भी सत्य है। अर्थात चारों कथन सत्य हैं। बल के बारे में यह चारों कथन सत्य हैं। जड़त्व। अब हम जड़त्व के बारे में देखते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है या विरोध करने की चेष्टा करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व एक दिशाहीन राशि है, अर्थात विमाहीन राशि है। इसकी कोई विमा नहीं होती। जड़त्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। 10वां प्रश्न है, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है जी, जड़त्व। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। 11वां प्रश्न है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है, वह उसका कौन सा गुण है? तो इसका राइट आंसर है सी, जड़त्व का। जड़त्व के कारण कोई पिंड अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था बनाए रखने की चेष्टा करता है। 13वां प्रश्न है, जड़त्व का गुण किसमें उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है गतिशील वस्तु और स्थिर वस्तु दोनों में। इसका राइट आंसर होगा सी, जड़त्व का गुण गतिशील वस्तु और स्थिर वस्तु दोनों में उपस्थित होता है। 13वां प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश की माप है? तो इसका राइट आंसर है डी, जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप को प्रदर्शित करता है। 14वां प्रश्न है, यदि वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 kg और 18 kg हैं, तो ए का जड़त्व अधिक होगा, बी का जड़त्व अधिक होगा, या ए और बी दोनों का जड़त्व बराबर होगा? जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होगा, इसलिए बी का जड़त्व अधिक होगा। बी का द्रव्यमान 18 है जबकि ए का द्रव्यमान 8 है, तो बी का जड़त्व अधिक होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व अधिक होगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और विमा नहीं होती? तो इसका राइट आंसर है सी, जड़त्व का कोई विमा और मात्रक नहीं होता। जड़त्व एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। 16वां प्रश्न है, यदि घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है विश्राम का जड़त्व। यदि घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही विश्राम के जड़त्व के कारण गिर जाता है। विश्राम के जड़त्व के कारण अश्वारोही के गिरने की संभावना होती है। संवेग। अभी हमने बल और जड़त्व के बारे में पढ़ा, अब हम संवेग, आवेग के बारे में पढ़ेंगे। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को p से प्रदर्शित किया जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग किस प्रकार की राशि है? सदिश। संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग के कुछ उदाहरण हैं। जब हम किसी पत्थर को और गोली को कांच से प्रहार करते हैं तो गोली के प्रहार से कांच नहीं टूटता, जबकि पत्थर के प्रहार से कांच टूट जाता है, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है जबकि गोली का द्रव्यमान बहुत कम होता है। इस प्रकार पत्थर में संवेग का मान अधिक होगा और गोली में संवेग का मान कम होगा।
इसी प्रकार कार को धक्का देने में ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। कार को धक्का देने में कम बल की आवश्यकता होती है, जबकि ट्रक को धक्का देने में अधिक बल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कार के लिए संवेग का मान कम होगा और ट्रक के लिए संवेग का मान अधिक होगा। 7वां प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। 18वां प्रश्न है, संवेग किन दो अवयवों का गुणनफल होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, द्रव्यमान और वेग। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर m गुणित v। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। 19वां प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह दोनों संवेग की मात्रक हैं। संवेग की मात्रक न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। 20वां प्रश्न है, संवेग कौन सी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। 21वां प्रश्न है, संवेग कौन सी राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, या इसका एक अन्य मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। यह भी आपको याद रखना है। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। संवेग का मान द्रव्यमान गुणित वेग होता है। 22वां प्रश्न है, 0.1 किलोग्राम की एक बॉल 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रही है, तब इस बॉल का संवेग कितना होगा? 0.1 किलोग्राम की एक बॉल 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, तब इस बॉल का संवेग कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान कितना है? 0.1 kg और वेग है 5। 0.1 में 5 का गुणा करेंगे तो 0.5 आएगा। तो संवेग का मान 0.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। 23वां प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आधा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग आधा हो जाएगा। कैसे? P बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। जब वेग का मान आधा कर दिया, अर्थात v का मान आधा कर दिया, तो इस संपूर्ण का मान कितना हो जाएगा? आधा, अर्थात संवेग का मान कितना हो जाएगा? आधा। 24वां प्रश्न है, भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, न्यूटन ने। भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। आवेश। अब हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। आवेश क्या है? संवेग परिवर्तन की दर को या बल व समय अंतराल के गुणनफल को आवेश कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को या बल व समय अंतराल के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आवेश को I से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक सदिश राशि है। आवेश का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। आवेश के कुछ उदाहरण हैं। से बॉल रोकते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इससे आवेश का मान कम हो जाता है। खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे कर लेता है। क्यों करता है? आवेश के कारण, जिससे कम आवेश लगे। चीनी बर्तनों को घास फूस में पैक किया जाता है। यह क्यों किया जाता है? क्योंकि आवेश के मान को कम करने के लिए। यदि आवेश का मान अधिक होगा तो चीनी के बर्तन टूट जाएंगे। इसको कम करने के लिए चीनी के बर्तन को फोम में या घास फूस में पैक किया जाता है, जिससे उनमें टूट फूट ना हो।
26वां प्रश्न है, आवेश किन दो अवयवों का गुणनफल होता है? आवेश बल और समय अंतराल का गुणनफल होता है। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेश कहते हैं। 27वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, आवेश। किसी वस्तु पर संवेग परिवर्तन की दर को आवेश या इम्पल्स कहते हैं, या यह भी बोल सकते हैं बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेश कहते हैं। 28वां प्रश्न है, तेजी से आती क्रिकेट बॉल को रोकने में आसानी होती है यदि? तेजी से आती क्रिकेट बॉल को रोकने में आसानी होती है यदि हाथ को स्थिर रखा जाए। यह कथन असत्य होगा, इससे हाथ को हानि पहुंच सकती है। हाथ को गेंद की गति की विपरीत दिशा में गतिशील रखा जाए, इससे हाथ में चोट लग सकती है। यह कथन भी असत्य है। हाथ को गेंद की गति की दिशा में गतिशील रखा जाए, यह कथन सत्य है। तेजी से आती क्रिकेट गेंद को रोकने में आसानी होती है यदि हाथ को गेंद की गति की दिशा में गतिशील रखा जाए। यह एक आवेग का उदाहरण है। अब हम न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन के गति के नियम के अन्य नाम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम है। न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। न्यूटन के प्रथम के नियम से बल की परिभाषा व जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा व जड़त्व की परिभाषा हमने आगे देख ली है। न्यूटन के प्रथम नियम के अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम। इस नियम से बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। 30वां प्रश्न, न्यूटन द्वारा गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है प्रिंसिपिया। न्यूटन द्वारा गति के नियम प्रिंसिपिया में पुस्तक में पारित किए गए थे। 31वां प्रश्न, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका था? तो इसका राइट आंसर है ए, न्यूटन का। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। यह कथन न्यूटन का था। 32वां प्रश्न, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति व दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। 33वां प्रश्न, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रथम नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम से बल और जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। 34वां प्रश्न, न्यूटन के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है बल और जड़त्व की। न्यूटन के प्रथम नियम से बल और जड़त्व उपरोक्त दोनों की परिभाषा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों की। 35वां प्रश्न, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के प्रथम नियम से बल और जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। 36वां प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यह उदाहरण है न्यूटन के प्रथम नियम का। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि विराम के जड़त्व के कारण वह यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। 37वां प्रश्न, जब कोई गाड़ी अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, विराम के जड़त्व के कारण। जब कोई गाड़ी अचानक चलना प्रारंभ करती है, यह कोई गाड़ी है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, उसके नीचे का भाग, व्यक्ति के नीचे का भाग
गाड़ी के साथ गति करेगा, लेकिन ऊपर का भाग ब्राम के जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाएगा। ऊपर का भाग अर्थात सिर का भाग ब्राम के जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाएगा। तो यही कथन बोला है, जब कोई गाड़ी अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह ब्राम के जड़त्व के कारण होता है। 37वां प्रश्न, जब बस अचानक रुकती है तो उसमें खड़े यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के किस नियम को बताता है? तो इसका राइट आंसर है ए, न्यूटन का प्रथम नियम। जब बस अचानक रुकती है तो उसमें खड़े यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के प्रथम नियम को बताता है और यह गति के जड़त्व को भी प्रदर्शित करता है। यह उदाहरण किसको प्रदर्शित करता है? गति के जड़त्व को भी प्रदर्शित करता है। और न्यूटन का द्वितीय नियम, अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अर्थात F का मान संवेग परिवर्तन या mv के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। संवेग परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 38वां प्रश्न है, किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 39वां प्रश्न, किसी बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। किसी बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m गुणित a। तो जब m नीचे आएगा तो a बराबर F/m हो जाएगा। अर्थात एक्सीलरेशन द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 40वां प्रश्न है, बल का मान और व्यंजक किस नियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, न्यूटन के द्वितीय नियम से। बल का मान व व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त किया जाता है, जबकि बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। इतना आपको याद रखना है। 41वां प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, बल का। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल का। अब हम न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तृतीय नियम का अन्य नाम प्रतिक्रिया बल या क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी है। प्रतिक्रिया बल का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम न्यूटन के तृतीय नियम का अन्य नाम है। 42वां प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। 43वां प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका राइट आंसर है सी, तृतीय नियम के कारण। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। 44वां प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है सी, न्यूटन के तृतीय नियम पर। रॉकेट की कार्यप्रणाली न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है। गाड़ी खींचते हुए घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचते हुए घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर है डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। जब घोड़ा चलता है तो पृथ्वी पर कुछ बल आरोपित करेगा। जब घोड़ा चलेगा तो पृथ्वी पर कुछ बल आरोपित करेगा, लेकिन इस बल का एक प्रतिक्रिया बल घोड़े पर आरोपित होगा। अर्थात पृथ्वी घोड़े को कुछ बल प्रदान करेगी, इससे घोड़ा आगे की दिशा में बढ़ेगा। 43वां प्रश्न है,
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, जबकि संवेग, वेग व कोणीय वेग यह सभी सदिश राशि हैं। 45वां प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या पता चलता है? तो इसका राइट आंसर है ए, बल की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा पता चलती है, जबकि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का परिणाम पता चलता है, और न्यूटन के तीसरे नियम से बल का गुण पता चलता है। बल के गुण के बारे में न्यूटन के तीसरे नियम से पता चलता है। 46वां प्रश्न है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है गति की दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, गति की लंबवत दिशा में। तो इसका राइट आंसर है बी, गति की विपरीत दिशा में। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। 47वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर है बी, द्वितीय नियम। 48वां प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर है सी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तृतीय नियम है। 49वां प्रश्न है, यदि दो या अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तो निकाय का संवेग नियत रहता है। यह कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर है ए, संवेग संरक्षण का नियम। यदि दो या अधिक पिंडों के निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तो निकाय का संवेग नियत रहता है। यह संवेग का नियम कहता है। 50वां प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है सी, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। 51वां प्रश्न है, घर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है, यह हमेशा गति का विरोध करता है। यह सत्य है। यह गति की विपरीत दिशा में लगता है। यह कथन भी सत्य है। यह संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि खुरदुरीपन पर निर्भर करता है। यह तीनों कथन घर्षण बल के बारे में सत्य हैं। 52वां प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति कार में बैठा है और अचानक दाएं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर झटका महसूस करता है। इस बल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, अपकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु बाहर की ओर बैठा है और अचानक दाएं ओर घूम जाए तो व्यक्ति बाहर की ओर झटका महसूस करता है। इस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। 53वां प्रश्न है, लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कब अपना भार बड़ा हुआ प्रतीत करेगा? तो इसका राइट आंसर है बी, जब लिफ्ट किसी त्वरण से नीचे आएगा। जब लिफ्ट जी के मान के त्वरण से नीचे आएगा, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के मान से कम के मान से नीचे आएगा, तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।